यह कोई नई बात नहीं थी। सांवरी कोशिश करती कि ऐसी स्थिति में वो सामान्य रहे, लेकिन फिर भी उसका मन व्यथित हो रहा था। किचन में से भाभी की नफरत भरी बातें उसे सुनाई दे रही थीं, जो रह रह कर उसे कांटे की तरह चुभ रही थीं। किचन से बाहर निकलकर जलती हुई दृष्टि से सांवरी को देखते हुए भाभी बोली, जाइए, जाकर तैयार हो जाइए महारानी जी, जो तमाशा हमेशा होता आया है, आज भी होगा। लड़के वाले आएंगे, खूब खाएंगे पिएंगे और फिर आपका यह कोयले जैसा काला रूप देखकर मुंह बिचक कर चले जाएंगे। भाभी की कटाक्ष भरी बातें सुनकर सांवरी की आंखें दबा आईं। वो भारी मन से उठी और बिना कुछ कहे चल दी अपने कमरे में तैयार होने। भाभी का बड़बड़ाना जारी था, पता नहीं क्यों मामबाबूजी को इन मैडम की शादी की इतनी चिंता हो रही है। कोई लड़का पसंद करेगा तब तो शादी होगी, न बीसियों लड़के नापसंद कर चुके हैं। अरे, जब इनकी किस्मत में शादी होना लिखा होता तो कुदरत इन्हें इतना बदसूरत क्यों बनाती। सोनम भी 23 साल की हो गई है, सांवरी की शादी कहीं नहीं तय हो रही है तो उसकी ही शादी कर देनी चाहिए। उसे तो लड़के वाले देखते ही पसंद कर लेते हैं। माँ ने अपनी विवशता जाहिर की, ऐसे कैसे हो सकता है बहू। बड़ी बेटी कुंवारी घर में बैठी रहे और हम छोटी बेटी की शादी कर दें। भाभी आंखें तरेर कर बोली, आपको क्या लगता है मां जी, आज लड़के वाले सांवरी को पसंद कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सांवरी की वजह से सोनम को घर में बैठाकर बालों में सफेदी आने का इंतजार मत कीजिए। मेरी मानिए तो सोनम की शादी करा दीजिए। सांवरी अपनी माँ जैसी ही सांवली थी। सांवले रंग के कारण माँ ने उसका नाम सांवरी रखा था। माँ बाप भाई बहन को छोड़कर सांवरी औरों को काली नजर आती थी। उसके पैदा होने पर दादी सिर पकड़कर बोली थी, अरे यह काली छिपकली घर में कहाँ स? प्रश्नवाचक चिन्ह आ गई, कैसे बेड़ा पार होगा इसका। भाभी जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो सांवरी को देखकर उन्होंने तपाक से कहा था, तुम्हारा नाम तो कलूटी होना चाहिए था। यह सांवरी किसने रख दिया? भाभी ने एक बार तो यहाँ तक कह दिया था, सांवरी को अपनी माँ के जमाने में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि उस समय तो लड़की देखने का रिवाज ही नहीं था। शादी के बाद ही लड़का लड़की को देख पाता था। अगर सांवरी उस समय पैदा हुई होती तो मांझी की तरह ही निबट जाती। माँ ने जब यह व्यंग्य सुना तो वह तिलमिला उठी और सांवरी पर चिल्ला उठी, इतनी सारी अच्छी और महंगी क्रीमें घर में लाकर रखी हैं, लगाती क्यों नहीं उन्हें? सांवरी अपमान और पीड़ा से भर उठती थी, मुझे जलन होती है उन क्रीमों से, मैं नहीं लगा सकती। माँ जानती थी कि चेहरे का रंग नहीं बदला जा सकता, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ढेर सारी अंग्रेजी और आयुर्वेदिक क्रीमें लाला कर रखती रहती थीं। सभी लोगों को सांवरी का गहरा सांवलापन पहले ही दिख जाता था, पर वो कितनी गुणी है, काबिल है, प्रतिभावान है, अनेक खूबियों से भरपूर है, यह किसी को नजर ही नहीं आता था। घर के सारे कामों में निपुण सांवरी जिस कॉलेज में पढ़ी थी, उसी कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त हो गई थी और साथ साथ वो प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए भी तैयारी कर रही थी। इतनी गुणवान और बुद्धिमान होने के बाद भी माता पिता के मन में एक टीस थी। कई बार उसने पापा को कहते सुना था, काश सांवरी थोड़ी सी गोरी होती तो सोने पर सुहागा होता। ऐसा वाक्य सांवरी को अक्सर निराश कर देता था। वैवाहिक विज्ञापनों में भी माँ बाप को निराशा ही हाथ लगी थी। उनमें लड़कों की पहली शर्त होती थी कि लड़की गोरी होनी चाहिए, फिर बाद में सारे गुणों का उल्लेख रहता था। उस दिन शाम को भी वही हुआ जिसकी आशंका थी। सोनम को अंदर ही रहने को कह दिया गया था, ताकि कहीं पिछली बार की तरह सांवरी की जगह सोनम को न पसंद कर ले लड़के वाले। माँ प्रार्थना करती रहीं, पर सब बेकार गया। सांवरी को देखते ही लड़के की माँ की भौहें तन गईं। वे उठ खड़ी हुईं, इतनी भद्दी, काली और बदसूरत लड़की, इससे मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं कर सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, बहन जी, हमारी बेटी केवल रंग से मात खा गई है, आपकी घर गृहस्थी को अच्छे से जोड़ कर रखेगी। बहुत ही गुणी और सुशील है मेरी बेटी, कॉलेज में भी इसका बहुत नाम है। रहने दीजिए भाई साहब, गुण और नाम तो बाद में पता चलता है, लेकिन हर कोई रूप सबसे पहले देखता है।
मैं इस लड़की को बहू बना कर ले जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि जरूर मेरे बेटे में कोई कमी है, तभी ऐसी बहू घर आई है, कहकर सब चलते बने। घर का वातावरण तनावयुक्त और बोझिल हो उठा। पापा चुपचाप सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगे। माँ रोने लगी। भैया बाहर निकल गए। सोनम अंदर से आकर चाय नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। भाभी के ताने शुरू हो गए थे और सांवरी सब कुछ देख सुनकर फिर से सहज और सामान्य हो गई। उस वर्ष सांवरी को अपने कॉलेज की सबसे लोकप्रिय प्रवक्ता का पुरस्कार मिला था। अपने अच्छे व्यवहार और काबिलियत के दम पर वो कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षक की पहली पसंद बन गई थी। इतनी कम उम्र में किसी प्रवक्ता को यह पुरस्कार नहीं मिला था। उसे लगातार बधाइयां मिल रही थीं। एक दिन कॉलेज पहुंचकर जैसे ही वो स्टाफ रूम में गई तो वहां टेबल पर एक बड़ा सा बुके देखा। समूचा वातावरण उस बुके के फूलों की खुशबू से महक रहा था। कितना सुंदर बुके है, सांवरी के मुंह से निकला। वहीं बैठी सांवरी की एक सहयोगी और दोस्त रचना हंस पड़ी और बोली, यह बुके आपके लिए ही है, मिस सांवरी। मुझे किसने बुके भेजा है? मैंने, पीछे से किसी युवक की आवाज आई। सांवरी चौंक कर पलटी तो देखा कि एक सुंदर और स्मार्ट युवक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आप कौन हैं? सांवरी ने पूछा। रचना ने दोनों को परिचय कराया। सांवरी, ये मिस्टर राजीव, हिंदी के लेक्चरर। आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है। ये कवि भी हैं और मिस्टर राजीव ये हैं मिस सांवरी, जीव विज्ञान की लेक्चरर। कमाल है, आप लेक्चरर हैं। मुझे तो लगा शायद कॉलेज की कोई स्टूडेंट है, सांवरी ने हैरान होकर कहा। हैरान तो मैं हूँ, इतने कम समय में आप कॉलेज में इतनी लोकप्रिय हो गई हैं, वरना लोगों की तो पूरी जिंदगी ही निकल जाती है कॉलेज में हर एक की पसंद बनने में। सांवरी हंस दी। मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। खाली समय में राजीव सांवरी से कविता और साहित्य पर बातें करता था, जो सांवरी को बहुत अच्छी लगती थीं। उन दिनों राजीव एक कविता संग्रह लिखने की तैयारी कर रहा था। कविता संग्रह छपने के बाद वो काफी प्रसिद्ध हो गया। हर तरफ से बधाइयों का तांता लग गया। राजीव को सबसे पहले बधाई सांवरी ने ही दी। बधाई स्वीकार करते हुए राजीव ने कहा, पता है सांवरी, मेरी इन कविताओं को लिखने की प्रेरणा तुम ही हो। तुम मेरे पतझड़ जैसे जीवन में बसंत बनकर आई हो। बिना किसी भूमिका के राजीव ने यह बात कह दी। सांवरी के दिल की धड़कनें मानो तेज हो उठीं। उस दिन सांवरी ने राजीव की आंखों में अपने लिए दोस्ती के अलावा और भी कुछ देखा था। क्या वे सचमुच मुझसे प्यार करते हैं? यह विचार मन में आते ही सांवरी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने मेरे रंग को नहीं देखा, मेरी सुंदर आंखें देखीं, सुंदर बाल देखे, सुंदर होंठ देखे। राजीव कवि हैं और कवि तो हर चीज में सुंदरता ढूंढ ही लेते हैं। वो भी राजीव को चाहने लगी थी। रॉयल्टी की रकम मिलने के बाद राजीव ने पार्टी रखी। सोनम को पार्टियों में जाने का बहुत शौक था, लिहाजा सांवरी उसे भी साथ लेती गई। आई कांट बिलीव दिस, क्या वाकई में सोनम तुम्हारी बहन है? सोनम को देखकर राजीव आश्चर्य और हैरानी से सांवरी से बोला। राजीव की इस बात पर दोनों हंसने लगीं, क्योंकि यह सवाल उनके लिए नया नहीं था। जो भी उन दोनों को साथ देखता, विश्वास नहीं न करता कि दोनों बहनें हैं। पूरी पार्टी के दौरान राजीव सोनम के इर्द गिर्द मंडराता रहा। सांवरी की ओर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। सांवरी को यह थोड़ा बुरा भी लगा, पर वो यह सोचकर सामान्य हो गई कि शायद राजीव अपनी होने वाली साली से मेलगोल बढ़ा रहे हैं। पार्टी खत्म होने के बाद राजीव ने उन दोनों से कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों बहनों का नाम बहुत सोचे समझ कर रखा है। सांवली सी सांवरी और सोने जैसी सुंदर सोनम। दोनों बहनें यह सुनकर मुस्कुरा दीं। उसके बाद राजीव का सांवरी के घर भी आना जाना शुरू हो गया। घर के सभी सदस्यों से वो काफी घुल मिल गया था। एक दिन राजीव सभी लोगों से बैठा बातें कर रहा था। सांवरी किचन में चाय बना रही थी। चाय लेकर जैसे ही कमरे में घुसने को थी कि उसे भाभी का स्वर सुनाई पड़ा। वे राजीव से पूछ रही थीं, तो कैसी लगी आपको हमारी नंद? बहुत सुंदर। इनके सौम्य रूप से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। पहली बार जब मैंने इन्हें देखा था, तभी से इनकी मूरत मेरी आंखों में बस गई। मेरी तलाश पूरी हो गई है।
अब मैं इस संबंध को नया नाम देना चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ मैं इनसे। मेरे पापा तो नहीं हैं, केवल माँ और एक छोटी बहन है। उन्हें लेकर कल आऊंगा शादी की बात करने। सांवरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अंदर नहीं गई। रात को खाने के समय भी वो किसी के सामने नहीं गई। कहीं भाभी या सोनम उसे प्यार से छेड़ न दें। आज रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। पहली बार अपने जीवन को लेकर वो बहुत उत्साह थी। राजीव से उसकी शादी होने के बाद सोनम की शादी का भी रास्ता साफ हो जाएगा। 2 दिन पहले माँ को पापा से कहते सुना था, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। सोनम की शादी कर देने में ही भलाई है। सांवरी के नसीब में कोई होगा तो उसे मिल जाएगा। पापा ने भी हामी भर दी थी। सांवरी के जी में आया था कि उसी समय राजीव के बारे में बता दे, पर अब तो उनकी सारी चिंता दूर हो गई होगी। राजीव ने खुद सांवरी का हाथ मांगा था। यही सब सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह काफी देर से सांवरी की आंख खुली। घड़ी में देखा 10 बज चुके थे। वो हड़बड़ा कर उठी। किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। राजीव तो सुबह 9 बजे तक अपनी माँ और बहन के साथ आने वाले थे। ड्राइंग रूम से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थीं। पर्दे की ओट से सांवरी ने देखा कि राजीव अपनी माँ और बहन के साथ बैठे पापा और भैया से बातें कर रहे हैं। उनकी बातों से पता चला कि वे अभी कुछ देर पहले ही आए हैं। उसने चैन की सांस ली। उसे गुस्सा भी आ रहा था। एक तो किसी ने जगाया नहीं, ऊपर से न तो कोई उस पर ध्यान दे रहा है और न ही तैयार होने को कह रहा है। उसने ठान लिया कि जब माँ, भाभी और सोनम खूब मिन्नतें करेंगी, तभी वह तैयार होगी। ड्राइंग रूम में सबकी बातचीत चल रही थी कि पापा ने माँ को आवाज लगाई। फिर सांवरी ने जो देखा, वो उसके लिए अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अनपेक्षित था। हाथ में चाय की ट्रे लिए सोनम उन लोगों के सामने गई। माँ और भाभी साथ थीं। सोनम ने राजीव की माँ के पैर छुए। उन्होंने सोनम का माथा चूम कर कहा, सचमुच चांद का टुकड़ा है, मेरे बेटे की पसंद, कहकर उन्होंने सोनम के गले में सोने की चेन पहना दी। राजीव ने सोनम को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी कर दी। सांवरी स्तब्ध थी। राजीव और सोनम की सगाई? यह कैसे हो सकता है? राजीव तो मुझसे प्यार करते हैं। उनकी प्रेरणा तो मैं हूँ। मुझे अपने जी1 का बसंत कहा था, राजीव ने। तो क्या वो सब झूठ था? धोखा दिया है राजीव ने मुझे। बेवफाई की है मेरे साथ। और सोनम, उसने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? वो तो मेरे सबसे ज्यादा करीब थी। वो हमेशा कहा करती थी कि दीदी, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। फिर ये सब क्या है? कितनी बुरी तरह से छला है राजीव और सोनम ने मुझे। इतना बड़ा आघात, इतना भीषण प्रहार किया है इन दोनों ने मुझ पर। इन्हीं दोनों को तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लाख चाहकर भी सांवरी सहज नहीं हो पा रही थी। जीवन के इन कठिनतम क्षणों में उसकी दोस्त रचना ने उसे सहारा दिया। मैं जानती हूँ कि यह तेरे लिए बहुत बड़ी पीड़ा है। तेरे अपनों ने ही तुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कितनी बार तू अपना अपमान करवाएगी शादी ब्याह के चक्कर में पड़कर? अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सांवरी। तू कितनी बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और काबिल है, फिर क्यों इतनी निराश हो गई है? तेरे सामने तेरा उज्ज्वल भविष्य पड़ा है। तू कुछ भी कर सकती है सांवरी। रचना की बातों से सांवरी कुछ सहज हुई। उसे नया हौसला मिला। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। वक्त बहुत आगे निकल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। आज सांवरी एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ समाज सेविका और सेलिब्रिटी भी है। अपने बलबूते उसने जीवन रक्षा केंद्र नामक संस्था खोल रखी है, जिसके माध्यम से वह विकलांग, गरीब, असहाय और अनाथों के लिए काम करती है। वो लोगों के जीवन में खुशियां लाना चाहती है। सादगी, ईमानदारी और मानवीयता जैसी भावनाओं और संवेदनाओं से पूर्ण सांवरी को जितना प्यार, सम्मान, सुख और विश्वास गैरों से मिला, अपनों से उतनी ही बेरुखी, नफरत, धोखा, छल और बेवफाई मिली थी। पर सांवरी अब इन सब से दूर हो गई थी। अब यहाँ न तो माँ बाप की बेबसी थी, न ही थे भाभी का चुभते ताने, न बहन का धोखा और न ही विश्वासघाती और बेवफा राजीव।
आज उसने इन सब पर विजय प्राप्त कर ली है। समाज के उपेक्षित लोगों के जीवन में अंधकार कम करना ही सांवरी का एकमात्र लक्ष्य है। गरीबों और असहाय लोगों के लिए वह ढेर सारा काम करना चाहती है। जो मन में है उसे पूरा करने के लिए सांवरी फिर से जन्म लेना चाहती है। एक जन्म काफी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों, बड़े बूढ़ों के चेहरे पर अपनी वजह से मुस्कान देखकर सांवरी को अपार सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है। सचमुच आज उसने जान लिया है कि दूसरों के लिए जीने में कितना सुख है। दूसरों के लिए जीना ही तो सही माने में जीना है। आखिर जीना इसी का नाम है।